प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हमारे जो प्रश्नमाला तीसरी है उसके आज हम 7वें भाग के साथ आपके बीच उपस्थित है डियर स्टूडेंट। तो हम क्लास शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे कहना है कि अपने साथी विद्यार्थियों तक ये लिंक शेयर कर दें और उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। यानी कि जो हमारे कोविड-19 की जो आपदा है, इस आपदा को हम अवसर के रूप में बदलें और अवसर के रूप में बदलने के लिए हम हमारा जो सोशल मीडिया है यानी जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंच रहा हूं, इसका उपयोग करें, समय ख़राब नहीं करें। क्योंकि अगर हम इस तरीके से उपयोग करते हुए हमारी पढ़ाई को जारी रखेंगे तो आने वाले जो फ्यूचर में आपके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ब्राइट होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और जो भी विद्यार्थी जहाँ पर भी है वहीं घर बैठे बैठे अपनी क्लास ले पाएगा और हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज शुरू करते हैं प्रश्नमाला 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। यानी हमको सोल्व करना है, यानी x और y का यहाँ पर मान निकालना सीधा सीधा। और जो x और y का मान निकलेगा उसके बाद में क्या करना है, m का मान निकालना है, जो y = mx प्लस कितना है 3 है। यानी x और y का मान निकालने के बाद में इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर, इस समीकरण के अंदर आपको क्या करना है, मान रखना है। ये जो आपकी इक्वेशन है, रिएक्शन नहीं इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको x और y का मान आपको रखना है। रखते ही m का मान यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। वही विधि अपनी हल लिखेंगे यहाँ पर। ये 2x + 3y = 11, इसको समीकरण नंबर 1 दिया। दूसरा है 2x - 4y = -24, समीकरण नंबर 2। अब जैसे मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में से कोई सा भी समीकरण लेके मैं समीकरण 3 बना दूंगा। मुझे ये ऊपर वाला छोटा लग रहा है, इसी को लिया मैंने। ये आ गया 2x + 3y = 11। इस 3y को इधर ले चलते हैं तो 2x = 11 - 3y इधर ले चलने को बोलते हैं हम 6ठी 7वीं 8वीं में खूब प्रैक्टिस कराई है हमारे सर ने कि इधर ले चलेंगे तो इसको बोलते हैं पक्षांतरण। ये प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ये नियम है। अब 2 चले गया बटे में तो x बराबर आ गया 11 - 3y/2। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब आपने समीकरण 3 बनाया किससे, समीकरण 1 से। अब जो समीकरण 3 में जो x का मान आपको प्राप्त हुआ है, इस x का मान आप समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 उतारते हैं पहले। तो यहाँ पर 2x - 4y = -24, तो 2x की जगह क्या लिखेंगे, 11 - 3y/2 लिख दिया हमने। क्योंकि x की जगह यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस x का मान को यहाँ पर रख दिया, पुट कर दिया। -4y = -24, ये 2 से 2 कट गया, यानी 2 का भाग 2 में चले गया। एक बार 1 रहा है, 1 को इस नंबर से गुणा करेंगे तो एज इट ही जाएगा। ये आ गया 11 - 3y - 4y = -24। अब देखिए इस 11 को तो इधर पक्षांतरण करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। 3y और 4y कितने हो गए, -7y। और ये इधर कितना है, -24। ये प्लस का 11 इधर जाएगा तो -11 हो गया यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर ले जा रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पर आ गया -7y बराबर -24 और -11 -35, यानी -7y = -35। देन y = -35 अपॉन -7। देन y = प्लस 7 पंजे 35, यानी 7 5 जा कितने होते हैं, 35 होते हैं। तो आपने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। अब y का मान आप समीकरण 1, 2 और 3 आपकी मर्जी पड़े जिसमें रख दो, आप आंसर निकाल लोगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया, 1 में रख दिया y का मान, या y = 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतारते हैं पहले। 2x + 3y = 11, तो 2x + 3 × 5 = 11। तो 2x 5 × 3 15 = 11। 15 को इधर पक्षांतरण करो तो 2x = 11 - 15, तो 2x बराबर कितना आ गया, -4। तो x बराबर आ गया -4/2, तो x बराबर आ गया -2। ये x की वैल्यू आ गई। आपने x और y के मान आपने यहाँ पर निकाल लिए।
अब आपको क्या कह रहा है, हल तो कर दिया, यहाँ तक की कहानी हमने पूरी की। अब आगे की देखो, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, किसके लिए, y बराबर आपको दे रखा है mx प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर x और y का मान इस समीकरण में रख दें, इसको मैंने समीकरण नंबर a दे दिया, ठीक है। तो समीकरण a में x और y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखो, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 बराबर m इंटू एक्स की वैल्यू बोलो -2 प्लस 3, तो 5 बराबर -2m प्लस 3, इस 3 को भी धर लिया हो, तो ये 5 -3 बराबर -2m। अब देखो यहाँ पर 5 में 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा, -2m, -2 चलेगा बटे में, तो m बराबर 2 बटा -2, तो m बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। यहाँ पर आपने m की वैल्यू बड़े आसानी से निकाली और m की वैल्यू आपके पास कितनी प्राप्त हुई, यहाँ पर m की वैल्यू हो गई आपके पास -1 प्राप्त। यानी कि आपने नया कुछ नहीं किया, वही जो कल हम करते आ रहे थे, यानी जो हमारे पार्ट 6 के अंदर जो मैंने आपको 7 के अंदर जो बताया था वही काम किया है। इतना सा है, यहाँ पर एक समीकरण आपको मिल गया, y बराबर mx प्लस 3, x और y की वैल्यू आप निकाल चुके, तो वो x और y की वैल्यू इस समीकरण में हमने रख दिया। रखने के बाद में कक्षा 6 की तरह हम रखते ही कक्षा 6 में चले गए, सीधे 10वीं से बिल्कुल नीचे चले गए कक्षा 6 के अंदर। कक्षा 6 के अनुसार हमने इसको हल किया, समीकरण के नियमों के अनुसार वही पक्षांतरण किया, मान निकाले, निकालने के बाद में हमने आसानी से यहाँ पर m की वैल्यू -1 प्राप्त की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, रिपीट करते रहें इसको, जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि सर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, आप इसको रिपीट करके देखें, बार बार देखें, जितनी बार, और फिर भी अगर समझ नहीं आती तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, सर इसको डाउट सेशन में आपको लेना है। अब डाउट सेशन होने वाला, प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3 का लाइव डाउट सेशन होगा। आप डायरेक्ट मेरे से प्रश्न कर पाओगे, मेरे से बात कर पाओगे। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। अगले प्रश्न में देखो, इस प्रश्न के अंदर कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने, रैखिक समीकरण युग्म बनाकर उसको प्रतिस्थापन वाली विधि से हल करना है। विधि अपनी चल रही है, कल वाले जो पार्ट था उसमें भी प्रतिस्थापन विधि की बात की थी, आज भी प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं। और जो समस्याएं क्या दे रखी, 3 समस्याएं हैं, समस्याएं और भी है इसमें 6 सवाल है, हमने 3 ही सवाल लिए अभी, 3 आगे लेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26। अब जैसे आप कहोगे सर ये कैसे हुआ, 2 संख्याओं का अंतर 26 कैसे है। जैसे आपके पास, जैसे एक संख्या तो है 20, ठीक है, और दूसरी संख्या 46। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 26 ही तो होगा, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। तो इसने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या है, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है हमको, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचते हुए हमको इतना सा सोचना है, एक संख्या को तो x मान लेते हैं, एक संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, हल नंबर फर्स्ट, माना प्रथम संख्या x तथा द्वितीय संख्या y है, मान लिया हमने। अब इसका अंतर तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न वाला क्या बोल रहा है, प्रश्न वाला ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। यहाँ पर दे रखा है 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो अंतर का मतलब घटाने से, अंतर जब भी ज्ञात करते हैं घटाने से प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर, माना कि ये बड़ी संख्या ये छोटी संख्या y, तो प्रश्नानुसार बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा, 26, समीकरण नंबर 1, ठीक। दूसरे में कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कितनी गुनी है, 3 गुनी। अब आपने बड़ी संख्या को क्या मान रखा है, x मान रखा है, ठीक है। बड़ी संख्या को एक से छोटी क्या हो गई, ऑटोमेटिक y हो गई। तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए आप कहोगे सर ये तो बड़ी संख्या है, छोटी संख्या की बड़ी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो इसको छोटी संख्या को किससे गुणा कर दो, 3 से। ये समीकरण प्राप्त हो गया आपके पास, यानी कि
x बराबर 3y, ये लो समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो डायरेक्ट, यहाँ पर 3 नंबर की जरूरत ही नहीं है, 3 नंबर जैसा दिख रहा है समीकरण नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पर लिखा समीकरण 2 से x का मान यानी समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखना है, रख दो। ये लो, ये एक वाला समीकरण, इसको उतारो, x माइनस वाई बराबर 26। तो किसका मान है? x का। x की जगह कितना लिख दिया मैंने? 3y बराबर, वो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y गया तो कितना y बचा? 2y बचा। 2y बराबर 26, तो y बराबर 26/2, देन y इज इक्वल टू 13 यानी 13। y का मान आ गया। अब y का मान उठा के चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, 2 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दें। ये लो, ये रहा आपका 2 वाला समीकरण, उतारो। x बराबर 3y, तो x बराबर 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? 13। तो ये आ गया x बराबर 13 3 39, ये 39 आ गई। तो आपके पास जो प्रथम संख्या थी, प्रथम संख्या को क्या मान रखा था आपने? x, और ये बड़ी थी, और ये कितना है आपके पास? 39। और द्वितीय संख्या आपने मान रखी थी डियर स्टूडेंट y, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब आप इसकी जांच भी कर सकते हो कि जो आंसर आए हैं, हमने जो निकाले हैं x और y की वैल्यू, ये वास्तव में सही भी है या नहीं है। तो उसने कहा था पहले में दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, घटा लो। ये 39 में 13 घटा दो तो कितना आ गया? 26। पहली बात क्लियर हो गई, ये भी ओके, राइट। सेकंड क्या है कि दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुना है, ये 39 है और ये 13 है, कि ये 3 गुना नहीं है कि 13 3 39। तो आप कहोगे सर ये भी कहानी हमारी राइट हो गई। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर भी जांच कर सकते हो, और प्रश्नों के उत्तर जांच करना आ गया ना तो गणित बहुत अच्छी तरीके आ गई, आपको गणित दिखनी लग जाएगी। गणित दिखना चाहिए, गणित को क्या करना चाहिए? दिखना चाहिए। जैसे आपके ये समस्या आपने सोल्व की, 2 संख्याओं का अंतर इतना है। जैसे आप बाजार गए सब्जी लेने, आपको लगा उसने कहा कि आलू 20 रुपये किलो और आम 46 रुपये किलो है। अब आप कहोगे यार आम और आलू की कीमत में अंतर कितने का? 26 का, 26 रुपये का। तो आपको गणित वहाँ पर नज़र आने लग गई। आप केवल आलू और आम तक सीमित नहीं रहे। आप जब मार्केट जाओगे वहाँ पर आप आपकी बुक लेके आओगे या किताब लेके आओगे या नोटबुक लेके आओ, टेक्स्ट बुक कुछ भी लेके आओ, तो वहाँ पर जब दोनों की रेटों में जब आप तुलना करोगे तो वहाँ पर आप रैखिक समीकरण बना सकते हैं, और बनाना आना चाहिए। इसे ही कहते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ना। आपको मैथमेटिक्स दिखनी चाहिए। कई विद्यार्थी कहते हैं सर अब ये मैथमेटिक्स का कोई उपयोग नहीं है, क्या करें, दिखता नहीं है। अरे दिखने की कोशिश करो, क्योंकि ब्रह्मांड में हर घटना में गणित का महत्वपूर्ण रोल है। हर मिनट में, मैंने मिनट को भी हम गणित के रूप में बात करते हैं, हम चलने पर स्पीड को भी गणित के रूप में बात करते हैं। यानी हर क्षण आपके लिए मैथमेटिक्स का उपयोग हो रहा है, और उसका उपयोग आपको करना है। अब बढ़ते हैं अगला, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में कहा है कि 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब प्रॉब्लम ये आती बच्चों के साथ कि बच्चों को पूरक और संपूरक कोण के बारे में पता नहीं क्या होता है पूरक और संपूरक कोण। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक तो पूरक कोण और एक कौन सा कोण? संपूरक कोण या संपूरक कोण। ध्यान देना, दोनों एक ही बात है, थोड़ा सा अंतर है इन दोनों की जो परिभाषा है उसमें। पूरक कोण वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। जैसे आपके पास पहला कोण ए और दूसरा कोण बी है, इन दोनों कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री आ गया तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। दोनों कोण एक दूसरे के कौन से कोण कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। दूसरी कहानी, यदि ऐसे 2 कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ अगर 180 डिग्री आ जाए तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कौन से कोण होते हैं? संपूरक कोण होते हैं। बात यहाँ पर किसकी हो रही है? संपूरक कोण की हो रही है।
अब संपूरक कोण में आपको पता है कि दो कोण संपूरक कब होते हैं, जब दोनों कोणों का योग कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तब जाके वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। जैसे पहला कोण अगर 90 डिग्री है तो दूसरा इसका संपूरक कोण क्या होगा, 90। जैसे दूसरा कोण 80 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण क्या होगा, 100। तीसरा 70 है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, 110। तो ये इनमें रिलेशन होते हैं। इन रिलेशनों को ध्यान में रखते हुए हमें इस सवाल को सोल्व करना है। अब देखिए सवाल कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण छोटे से कितना अधिक है, 18। तो आप ये ध्यान रखें, इसमें मान लेते हैं हम कि माना कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है, y है। माना हल लिखते हैं यहाँ पर, सेकंड वाला इसका। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। आपने बड़ा कोण तो क्या मान लिया, x, और छोटा कोण क्या मान लिया, y मान लिया। अब आपको पता है इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो प्रश्नानुसार आप कहोगे सर ये प्रश्न में तो है ही नहीं, प्रश्न में तो एक ही कंडीशन दे रखी, दूसरी कहाँ से लिख रहे हो। अरे हमें पता है कि जो संपूरक कोण होते हैं इन दोनों संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पता है तो इसका उपयोग तो भैया यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि बड़ा कोण और ये छोटा कोण इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए केस नंबर सेकंड में कहा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण क्या मान रखा हमने, x। छोटा कोण क्या मान रखा, y। बड़ा कोण बड़ा है किससे, छोटे से कितना, 18। तो छोटे की तरफ 18 डिग्री और जोड़ दिया, तो ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। लो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री में है ये। तो x की वैल्यू कितनी है, y प्लस 18। इस x की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y कितनी y, 2y। ये आ गया 180। 18 को जब पक्षांतरण किया तो माइनस का 18, तो 2y बराबर, घटाओ इसमें, जब इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 162 डिग्री। देन y इज इक्वल टू 162 डिग्री अपॉन 2। देन y इज इक्वल टू 1 यानी 81 डिग्री। y का मान कितना आ गया आपके पास, 81 डिग्री आ गया। अब y का मान 81 आते हैं, अब आप x का मान निकालना है, यानी छोटे कोण का मान तो आ गया, बड़े कोण का मान निकालना है। तो यहाँ पर y बराबर 81 डिग्री समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर लो समीकरण 2 उतारो, x बराबर y प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर y की वैल्यू कितनी, 81 प्लस 18 डिग्री। तो x बराबर 8 1 9 99 डिग्री। तो आपके पास आ गया कि बड़ा कोण तो क्या हो गया, बड़ा कोण जिसको आपने x मान रखा था वो तो आ गया 99 डिग्री का, और छोटा कोण आपने क्या मान रखा था, y मान रखा था। अब ये y की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आई थी y की वैल्यू, 81 आई थी। यही क्या आ गया आंसर। आप इसकी उत्तर की जांच भी कर सकते हो, दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो रहा है, दोनों संपूरक है। अब दोनों संपूरक होंगे तो दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री यहाँ पर हो रहा है। 99 और 81 को जोड़ा तो 180 हो गया, दोनों का जोड़ 180 का हो गया। और उसने कहा बड़े का मामला छोटे से 18 अधिक है, यानी बड़ा वाला कोण छोटे वाले कोण से 18 अधिक है। छोटा कितना है, 81 है, 81 में 18 जोड़ देंगे तो 99 आएगा, 99 डिग्री आएगा। इसका मतलब हमारा जो प्रश्न था, प्रश्न नंबर 2 एकदम राइट, एकदम ओके हमने किया। तो इस तरीके से आपको सोचना, देखिए कहाँ से आप बीजगणित पढ़ रहे हो और आपके आ गए वहाँ से, कहाँ से आ गई, ज्योमेट्री से आ गया, ज्यामिति से आ गया, आपकी परिभाषा आ गई। परिभाषा किसकी आ गई, कोणों की परिभाषा आ गई, जो कि कक्षा 6 7 8 में पढ़ी थी। तो ये छोटी छोटी परिभाषाओं से बनकर ही आपकी 10वीं की
ये किताब बनी है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं का ही बड़ा रूप, जिसको हम बोल सकते हैं एक कदम बड़ा रूप, बस और कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी। इस तरह के प्रश्न हमने आलेखी विधि में भी सरल किया था। वहाँ पर एक गेंद और बल्ले की कीमत हमने 100 रुपये के रूप में वहाँ पर मानी थी। जैसे मैं कहूँ एक बल्ला 10 रुपये का है, तो 7 बल्ले कितने के होंगे? 70 के होंगे। आपने कैसे आइडिया लगाया कि सर आपने एक की कीमत दी है, 7 पूछिए तो 7 से गुणा कर देंगे। जैसे एक बच्चे को हम एक लड्डू देते हैं तो 7 बच्चों को कितने लड्डू देंगे? 7 लड्डू देंगे। जैसे एक बच्चे को 10 लड्डू देते हैं तो 10 बच्चों को कितने लड्डू देंगे? आपको सर गुणा कर लेंगे। एक बच्चे को 10 देते हैं तो 10 को 10 से गुणा कर लेंगे, 100 आ जाएंगे। तो यही कहानी यहाँ पर है। ये बल्ले की कीमत जैसे मैंने अभी तो रुपए के रूप में बताई थी, अब मैं मान रहा हूँ कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है, तो 7 बल्ले कितनी हो जाएगी? 7x। मैं गेंद की कीमत को y मान लेता हूँ, तो एक गेंद की कीमत y रुपये है, तो कितनी गेंद है? 6। तो 6 गेंद की क्या हो जाएगी? 6y। दोनों का मूल्य किसके बराबर है? 3,800 रुपये के बराबर है। जैसे मैंने एक भैया विवेक को 3,800 रुपये देके बाज़ार में भेजे। अब विवेक भैया ने क्या किया कि उसने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीद लाया। अल्लाह के कह दिया, लो सर ये आपके जो 3,800 रुपये थे पूरे ख़त्म, और ये बिल रहा है। मैंने बिल चेक किया तो उसमें आया कि 7 बल्ले का मूल्य लिखा हुआ है और 6 गेंद का मूल्य है, और बिल कितने रुपए का? 3,800 का। यानी कि गेंद और बल्ले का जो कुल मूल्य है वो 3,800 के बराबर है। तो यही कहानी इसमें लिखना पड़ेगा कि माना बल्ले का मूल्य, हल लिखो, हल। हल कौन सी सवाल का है? ये हल है तीसरे का। ठीक, ये तीसरे का माना क्या है? सबसे पहले बल्ला, माना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य 100 रुपये, ये रुपये आगे लगा दो, 100 रुपये, तथा कौन है दूसरी? गेंद, तथा गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना रुपये मान लिया हमने? y रुपये है। लो सर, तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न में जो जो भी दे रखा है उससे हम यहाँ पर इसकी रीडिंग करके और आपको रैखिक समीकरण बना लेना है। तो प्रश्नानुसार इसने कहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3,800 है। एक बल्ले का मूल्य हमने कितना मान रखा है? 100 रुपये। तो 7 बल्ले का क्या हो जाएगा? 7x, प्लस गेंद कितनी है? 6 गेंद यानी 6y बराबर कितना? 3,800। ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखो, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद। अब वो मैंने कहा ना विवेक, गेंद तो बल्ले खरीद लाया लेकिन उसने गड़बड़ क्या कर दी? बल्ले ज़्यादा लिया या गेंद कम लिया है। तो गेंद तो ज़्यादा चाहिए ना, क्यों? गेंद टूटती है, बल्ला थोड़ी टूटता है जल्दी। तो देखो उसने फिर 3 बल्ले और 5 गेंदें और खरीदी। तो 3 बल्ले के लिए क्या लिखेंगे? 3x, और गेंद कितनी खरीदी उसने? 5, तो 5y। कितने रुपए दे के आया वो? 1750, यानी 1,750 रुपये उसने दे दिए। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आपने यहाँ पर बना लिया। अब करना क्या? अब आपको यहाँ पर इसको हल करना है। हल करने के लिए समीकरण 1 लिया मैंने यहाँ पर, 7x प्लस 6y बराबर 3,800। ठीक, अब क्या करते हैं? आप चाहो तो x को उधर ट्रांसफ़र कर दो, चाहो तो y को ट्रांसफ़र कर दो। पहले हमने y को किया था, यहाँ पर भी y को पक्षांतरण कर देते हैं। देन 7x बराबर 3,800 माइनस 6y, 7 चले गया बटे के अंदर, 7 बटे में भेज दो, तो ये आ गया x बराबर 3,800 माइनस 6y बटा 7। ये आपके पास जो समीकरण प्राप्त हुआ, यानी x की वैल्यू प्राप्त हो गई, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब देखिए कहाँ से प्राप्त किया? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से आपने समीकरण 3 प्राप्त किया। समीकरण 3 से जो x का मान है वो समीकरण किस में रख दो? 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर डियर स्टूडेंट? समीकरण नंबर 2 में। 2 को उतारो, 3x प्लस 5y बराबर 1,750। x की जगह ये लिखना है, तो 3,800 माइनस 6y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1,750। ठीक,
गुणा कर लो, 0 0, 8 तिया 24 के 4 हासिल के 2, 3 तिया 9 और 2 11, यानी 11,400 माइनस 6 तिया 18, 18y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। 7 एलसीएम ले लो इधर, ये एलसीएम 7 आ गया, ये तो एज इट इज आ जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस भाग लगेगा, यहाँ 1 है, 1 का भाग 7 में दिया, 7 बार गया, 7 पंजे 35, 35y बराबर 1750। ठीक, यहाँ हमने लघुत्तम लेके मान निकाल लिया। अब इसको सरल कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 11,400 माइनस 35 में से 18 गया तो माइनस नहीं प्लस का आएगा 17y, और ये 7 चले गया, हम ब्रज गुणा करेंगे तो ये आ गया 7 इंटू 1750। अब इसको ऊपर लिखता हूँ मैं इधर, यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गया आपके पास 11,400 प्लस 17y बराबर गुणा करते हैं 0, 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3, 7 7 49, 50 51 52 के 2 हासिल के 5, और 7 एकम 7 और 5 12, ये आ गया 12,250। 11,400 इधर पक्षांतरण कर देंगे, ये आ गया 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400। ठीक है, आप घटाओ यहाँ से 17y बराबर 0, ये कितना 5, ये 12 8, ठीक है 8 आ गया, और ये बचा आपके पास कितना 850 यहाँ पर बच रहा है। अब क्या जाएगा, y के पास कौन है 17, ये चले जाएगा बटे में, तो y बराबर 850 बटा 17, 17 5 85, 17 5 85 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 50। y का मान उठा के आप समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 1 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर लो, समीकरण 3 को मैंने उतार लिया, x बराबर 3,800 माइनस 6y बटा 7, तो x बराबर 3,800 माइनस 6 इंटू 50 बटा 7, तो x बराबर 3,800 माइनस 6 पंजों का 30, कितना हो गया 300 बटा 7, तो 3800 में से 300 गया तो 3500, 3500 बटा 7, तो x बराबर हो गया 7 पंजे 35, 2 0 और 500, यानी x तो क्या बल्ला और y क्या गेंद, ये रुपए में है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है, हमने बल्ला मान रखा है x, तो ये आ गया कितना रुपए 500 रुपये। ठीक, और एक गेंद का मूल्य कितना रुपया है, आप कहेंगे सर हमने उत्तर निकाल लिया 50 है, तो यही क्या आ गया इसका आंसर है। अब ये जांच करो तो आप यहाँ x की जगह कितना रख दो 500, तो 7 पंजे 35, 3500 हो गए। देखो जांच कर रहे हैं ना अपन यहाँ पर, देखो ये 7x प्लस 6y बराबर कितना आना चाहिए 3,800, 7 इंटू 1 बल्ला कितने का है, क्यों बल्ला मान रखा आपने x, बल्ले का मूल्य 500 है, तो ये आगे 7 को 500 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 3500 प्लस और गेंद कितने की 50 की, 6 पंजों का 30, 6 पंजों का 30, ये 300 आ गया। अब 300 और 3500 कितना हो गया 3800 हो गया। इस तरीके से आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की जांच आसानी से आप यहाँ पर कर पाओगे अगर आपने सवाल सही तरीके से हल किया तो। और अगर आपने सवाल में थोड़ा सा भी प्लस की जगह माइनस, कई बार क्या करते हैं हम यहाँ पर, जैसे हमने घटाया 35 में से 18 घटाएंगे या माइनस है तो हम माइनस लगा देते हैं अमूमन, जैसे ही लिखते हैं, और 35 में से 18 गया तो 17 बचा। आपको पता है किसका 17 है, वो प्लस का, लेकिन आपने इस चिन्ह की वजह से यहाँ पर अगर माइनस कर दोगे तो आप ये आगे आगे आके आप गड़बड़ कर दोगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक यानी छोटे छोटे बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। गणित में आपने छोटे छोटे बिंदुओं पर अगर आपने ध्यान रख लिया ना तो आपका एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि आप ये छोटे छोटे प्रश्नों की वजह से ही,
छोटी छोटी परिभाषाओं के कारण ही हमारे प्रश्न गलत होते हैं, क्योंकि हमने पता है अभी इससे पहले आया था पूरक और संपूरक की बात की थी, अभी हमने गेंद और बल्ले की मूल्य की बात कर ली। तो इस तरीके से जहाँ पर भी हमें इस तरह का कंसेप्ट आए तो उन परिभाषाओं को हमें अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। चाहे वो बीजगणित में, चाहे वो आपके पास परिभाषा आ गई कोण की, या चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, कोई सी भी हो, तो इस तरीके से आपको इन छोटे छोटे परिभाषाओं को प्रश्नों में सम्मिलित करते हुए हमको सवाल हल करना है। गणित बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आप गणित के साथ बिल्कुल मन लगा के पढ़े तो आपकी जो रुचि है वो गणित की बनेगी और बनती है बच्चों की, जब तक कि उन बच्चों को अगर कंसेप्ट पूरे क्लियर है तो गणित से बेस्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगा मैं इसी समय इसी चैनल पर। आप डेली आप इस चैनल में आप अपने ई क्लास को नियमित तौर पे पढ़ें और ये निःशुल्क सेवा है आपके लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।